हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम हाउस होल्ड सर्किट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें काफी क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज के पार्ट के अंदर मैं आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें 3 मार्कर, 4 मार्कर या 5 मार्कर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज हमने शुरुआत करनी है 1 मार्क के क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ मेन स्विच इन द मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इज प्रेजेंट इन। देखिए, अगर आप अपने घर के बाहर जाकर देखेंगे तो एक ऐसा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है जिसके साथ ना एक इस तरह का हैंडल अटैच होगा आपका, तो जिसको आप रोटेट करके ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जब आप उसके अंदर उसको देखोगे ना तो आपको यहां पे दो वायर आती हुई दिखाई देंगी। उसमें से एक आपका लाइव वायर होता है और एक आपका न्यूट्रल वायर होता है। जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर स्विच लगाया जाता है उसका काम होता है कि पूरे घर की जो सप्लाई है वो एक साथ ही उसको ऑफ कर सके। और उसके लिए मैं सिर्फ लाइव वायर ही डिस्कनेक्ट नहीं करता, बट साथ में उसका जो न्यूट्रल वायर है उसको भी डिस्कनेक्ट किया जाता है। इसी वजह से आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी बन जाएगा। तो जैसे मैंने कहा था, इसका आंसर सी है। फिर हमारे पास आता है फॉर ए फ्यूज हायर द करंट रेटिंग। अब हायर द करंट रेटिंग का मतलब होता है एक ऐसी वायर जिसमें से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करे। और अगर आप चाहते हो किसी वायर में से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे तो उसका एक ही तरीका है कि उसको थोड़ा सा थिकर बना दीजिए। आप जितना थिक उसको करेंगे उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, उतनी कम रेजिस्टेंस वो ऑफर करेगा और उतना ही ज्यादा करंट उसमें से फ्लो कर पाएगा। सो इस पार्ट का जो आंसर है वो आएगा थिकर। सो थिकर इसका जो है सही आंसर है, बाकी मैंने यहां पे लिख दिया है। फिर हमारे पास आता है 2 मार्क के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आता है कि वाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू यूज अ पीस ऑफ कॉपर वायर एज फ्यूज वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो पहले तो यह समझो कि फ्यूज वायर का इस्तेमाल होता क्या है। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये मेरा एक बल्ब है। अब इस बल्ब को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम हाई करंट हम क्या करते हैं कि लाइव वायर के, मतलब ये कह लो कि लाइव वायर में और बल्ब से पहले हम एक फ्यूज कनेक्ट कर देते हैं। फ्यूज एक ऐसी वायर होती है जो, या फिर कह सकते हो जिसकी एक करंट लिमिट होती है। जैसे मुझे पता है कि यार ये मेरा जो बल्ब है वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 एम्पियर का जो करंट है वो बेयर कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर अमाउंट ऑफ करंट इस बल्ब में से पास होगा तो ये मेरा बल्ब जो है वो ख़राब हो जाएगा, बेसिकली वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसको इस करंट से बचाने के लिए मैं इससे पहले एक फ्यूज़ लगा दूंगा जिसकी मैक्सिमम करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर होगी। अब इसका मतलब ये है कि अगर लाइव में से करंट मान लेते हैं 0.6 एम्पियर आपका एंटर कर रहा है, बट इसकी लिमिट कितनी है 0.5 एम्पियर, तो वो इस फ्यूज वायर को मेल्ट कर देगा। अब जैसे ही आपका मेल्ट होगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ये लाइव जो करंट है वो आपका बल्ब तक नहीं पहुंचेगा और जो बल्ब है वो आपका सेफ हो जाता है। तो इन सब में इनकी दो क्वालिटीज होती हैं। पहले तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी थोड़ी बहुत जो भी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी साथ के साथ ये मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और हाई रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हाई उसका रेजिस्टेंस होगा उतनी जल्दी वो हीट अप होगा और उतनी जल्दी वो मेल्ट करेगा। तो ये दो क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी हम फ्यूज वायर को बनाते हैं तो एलॉय ऑफ लेड एंड टिन का हम इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू प्रिपेयर दिस फ्यूज वायर। लेकिन मन में ये आता है कि सर कॉपर वायर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। दोनों ही बातें उसमें फुलफिल नहीं होती। पहली बात तो ये, जो कॉपर वायर है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर, तो काफ़ी हाई होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट।
और दूसरा उसकी लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिस चलते वो जल्दी गर्म नहीं होगा, और जल्दी गर्म नहीं होगा तो मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट कहाँ होगा बेचारा, उसका हाई मेल्टिंग मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाएगा, तब जाके ये थोड़ा बहुत आपका मेल्ट होने वाला है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल बात है इसमें। तो ये मेरा हो गया थर्ड क्वेश्चन, बाकी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वायर यूज इन द हाउस होल्ड सर्किट। वायर इज ऑल्सो कॉल्ड द फेज वायर। फेज वायर उसको कहते हैं जिसमें से करंट आपके घर पे आता है, वो हमारा लाइव वायर होता है। तो ये मेरी लाइव वायर है। द वायर इज कनेक्टेड टू द टॉप टर्मिनल ऑफ अ 3 पिन सॉकेट। उसको हम अर्थ वायर कहते हैं, अर्थिंग वायर या अर्थिंग कहते हैं प्रोसेस को। वैसे तो ये अर्थ वायर है आपका। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। फिर आता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट द करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज इज 5 एम्पियर। तो इसका मतलब बस यही है कि मैक्सिमम करंट जो ये फ्यूज बेयर कर सकता है, मतलब बर्दाश्त कर सकता है, वो 5 एम्पियर का है। इससे ज़्यादा करंट अगर इस फ्यूज में से पास करेगा तो जो फ्यूज है, जो वायर है उसकी, वो मेल्ट कर जाएगी, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट को वो आगे फ्लो होने नहीं देगा। और बाकी प्रॉपर स्टेटमेंट कैसे लिखनी है आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए और इस तरीके से आप लिख के आएंगे तो नंबर मिल जाएंगे। बात है सिक्स्थ क्वेश्चन की, कहता है टू विच वायर ऑफ अ केबल इन अ पावर सर्किट शुड द मेटल केस ऑफ अ गीजर बी कनेक्टेड। तो आंसर बहुत सिंपल है, आंसर है अर्थ वायर, ठीक है। क्या होता है ना कि अगर किसी वजह से लाइव वायर मेरे मेटल केस के साथ इन कांटेक्ट में अगर आ गया, और अगर आपने मेटल केस को टच कर लिया, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे मान लो ये मेरा मेटालिक केस है, तो ये मेटालिक केस के साथ ना पेच लगाकर, मतलब एक स्क्रू लगाकर एक अर्थ वायर को अटैच कर लिया जाता है। वो जो अर्थ वायर है वो घर के अंदर जो अर्थिंग की जाती है उसके साथ इन कांटेक्ट में आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली आप ये भी कह सकते हो कि अगर बाई चांस लाइव वायर इन कांटेक्ट आ जाता है मेरे मेटल केस के साथ, तो सारा का सारा जो करंट है वो इस अर्थ के होकर, और हमारी अर्थिंग वायर जो हमारे घर में बिछाई हुई है उससे होकर अर्थ के अंदर वो चला जाएगा। तो हमें शॉक लगने का खतरा बहुत ही ज़्यादा मिनिमल हो जाता है, मतलब ना के बराबर ही है। आप ये कह सकते हो कि अर्थिंग में अगर आपको मेटल केस में अभी भी शॉक लग रहा है, इसका मतलब आपके घर की अर्थिंग में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको शॉक लग रहा है। तो कहता कि टू विच वायर शुड द फ्यूज बी कनेक्टेड। फ्यूज हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट किया जाता है और कहीं कनेक्ट नहीं करते। बाकी ये प्रॉपर आपका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बात आते हैं सेवंथ क्वेश्चन की, कहते हैं स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड इन ए मटेरियल टू बी यूज एज एन इफेक्टिव फ्यूज वायर। बता दिया आपको मैंने, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होना चाहिए। बाकी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। कहता है नेम द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। तो बेसिकली इसका जैसे सही अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हमारा होता है। देखिए जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आपका सर्किट में फ्लो करेगा या किसी वजह से अगर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, मतलब लाइव और न्यूट्रल आपस में मान लो कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं तो उसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। ऐसे सिनेरियो के अंदर घर में के या फिर वायर में आग ना लगे उस चक्कर में एक MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो सेकंड में ही ये रिस्पॉन्ड कर देता है। जैसे उसको पता लगता है कि यार कि कोई चेंजेस आए हैं करंट के फ्लो में, इसका जो स्विच है वो ट्रिप होके नीचे हो जाएगा और जो भी फॉल्ट होगा वो ठीक करके साथ के साथ आप उसको वो कर सकते हो, मतलब उसको दोबारा यूज कर सकते हो और स्विच को ऊपर करना ये काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, इसके अलावा हम फ्यूज का भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जब पीछे से आ रहा होता है तो मेरा कोई भी अप्लायंस खराब ना हो, इसलिए रास्ते के अंदर हम फ्यूज लगा देते हैं। फ्यूज लगाने से क्या होता है ना कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से, आई थिंक हाँ नेक्स्ट वाला भी वही है। तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो वायर है वो आपकी मेल्ट कर जाती है। वायर जैसे ही आपकी मेल्ट होगी सर्किट ब्रेक हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो नहीं करेगा और जो अभी आपका अप्लायंस है वो बच जाता है। ऑन व्हाट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज द अबव डिवाइस वर्क। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इसी के बेसिस पे ये जो फ्यूज है ये आपका काम करता है।
चलिए 9th की बात करते हैं। कहता है कि व्हाट इज द कलर कोड फॉर द इंसुलेशन ऑन द अर्थ वायर। तो हम इसके लिए ग्रीन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज अर्थ। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो मेटल वाला पार्ट होता है ना, उसको अर्थ किया जाता है, ताकि हम अगर उसको हाथ लगाएं तो हमें कोई भी शॉक ना लगे। सो या दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने ग्रीन और येलो बोला है, तो एक है ओल्ड कन्वेंशन, एक है न्यू कन्वेंशन। न्यू येलो को प्रेफर करती है, तो इसलिए यहां पे लिखा गया, तो आप दोनों लिख सकते हो। फिर आता है गिव टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर वायर विच मेक इट अनसुटेबल फॉर अ यूज एज अ फ्यूज वायर। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि दो कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉपर वायर की, एक तो है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, एक तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको सुटेबल नहीं बनाता फॉर फॉर यूजिंग एज अ फ्यूज वायर। दूसरी इसकी लो रेजिस्टेंस है, ठीक है। इन दो वजहों से नहीं करते। बाकी कौन सा मटेरियल बना है, मैंने बताया था कि अलॉय ऑफ लेड एंड टिन का इस्तेमाल करके फ्यूज वायर जो है वो आपका बनाया जाता है। फिर 11th नंबर में आता है द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स यूज्ड इन अ हाउस सच एज बल्ब, फैंस, हीटर एक्सेट्रा आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल नॉट इन सीरीज। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, दो बेसिक रीजंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं कि ये मेरा बल्ब है, ठीक है, और बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखी है 220 वोल्ट और 100 वॉट का बल्ब है ये आपका। और दो ऐसे बल्ब को मैंने सीरीज में लगाया हुआ है। और सिमिलरली मेरा एक पास, ये देखिए, ये मेरे पास एक बल्ब हो गया, ठीक। मेरे पास एक सेम वैसे दूसरा बल्ब है और इसको मैंने अब यहाँ पे पैरेलल में लगा दिया है। अब देखिए यहां पर जब कोई बल्ब पे आप रेटिंग देखते हो या कुछ लिखा होता तो करंट के बारे में तो इतना नहीं बोलते, आपको वोल्टेज और पावर के बारे में बताया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो 100 वॉट जो पावर है ये कंज्यूम करेगा। और अगर ये 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा तो प्रॉपर ब्राइटनेस के साथ ये चलेगा आपका, मतलब प्रॉपरली ग्लो करेगा। कम वोल्टेज दे देंगे तो कम पावर कंज्यूम करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये कम ग्लो कर पाएगा, उतनी रोशनी नहीं दे पाएगा जितनी उसको देनी चाहिए थी। तो अगर मान लीजिए कि मैं इसको एक एसी के साथ कनेक्ट कर देता हूं और वो 220 वोल्ट है, और आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। हो सकता है कि पहले वाले में सिर्फ इसको 110 वोल्ट मिल रहा हो और अगले वाले को भी 110 वोल्ट मिल रहा हो। अब दोनों को अलग अलग वोल्टेज मिल रही है, मतलब प्रिस्क्राइब्ड से कम मिल रही है, तो ये कम ग्लो करेंगे, प्रॉपरली ग्लो नहीं करेंगे आपके। बट पैरेलल के अंदर क्या होता है कि सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज दोनों को मिल जाती है, और क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज दोनों को मिलती है इसलिए वो प्रॉपरली काम करते हैं, प्रॉपर वर्क करते हैं। लेकिन ये तो हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि देखिए मान लीजिए किसी वजह से अगर मैं ये सर्किट ब्रेक कर देता हूं, अगर मैं सर्किट को ब्रेक कर दूंगा तो ना ये बल्ब चलेगा ना ये बल्ब चलेगा। और अगर मान लीजिए मैं सर्किट को ब्रेक नहीं भी करता और ये वाला जो मान लेते हैं जो बल्ब है आपका, ये एक मिनट में आपको दिखाता हूं, ये वाला जो बल्ब है इसका बल्ब का ये फ्यूज उड़ जाता है, मतलब ये टंगस्टन जो है मेल्ट हो जाती है आपकी। तो मतलब अब ये है कि करंट अब इसमें से तो फ्लो नहीं करेगा। अब अगर एक बल्ब खराब हो गया तो वो दूसरा बल्ब भी ग्लो करने से रोक देगा। तो कहने का मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि अगर एक अप्लायंस खराब होगा सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगे। अच्छा पैरेलल में खास बात क्या है, पहले तो मैंने कहा था वोल्टेज तो सेम मिलती, दूसरा अगर मान लेते किसी वजह से एक बल्ब आपका बंद हो भी गया सपोज, तो कोई बात नहीं, नीचे वाले में से करंट आपका फ्लो कर जाएगा जिसकी वजह से नीचे वाला अभी भी ग्लो करता रहेगा। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ज्यादा बढ़िया होता है एज कंपेयर टू सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आप प्रॉपर आंसर यहां देख सकते हो, आई होप समझ में आ जाएगा। फिर आता है कि फॉर द थ्री connecting wires in a house or circuit which two of the three wires are at the same potential। आंसर है लाइव नहीं सेम पोटेंशियल, अर्थ एंड न्यूट्रल होता है क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है।
एंड कहता है स्विच किस में कनेक्ट करते हैं, वो लाइव में ही कनेक्ट की जाती है। तो आपका प्रॉपर्ली यहाँ पे आंसर दिया, आप एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर आता है कि व्हाट इज मेंट बाय अर्थिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड व्हाई इज इट एसेंशियल। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अर्थिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देखिए अर्थिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने अप्लायंस का जो मेटल केस है उसको थिक कॉपर वायर से अटैच हम करते हैं, और वो जो कॉपर वायर है ना वो अर्थ के अंदर डीपली मतलब उसको बरी किया जाता है। अब होता क्या है कि और अर्थिंग के प्रोसेस में देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर अर्थिंग के प्रोसेस की बात करते हो तो अगर ये आपका अर्थ है तो अर्थ में क्या किया जाता है कि पहले तो इसके अंदर एक ऐसे होल सा किया जाता है। अब इस होल के अंदर एक कॉपर की ट्यूब इसमें से पास करते हैं, यहाँ पे कॉपर ट्यूब होती है, उसमें उस कॉपर ट्यूब में थिक कॉपर की वायर होती है, और नीचे होता है एक कॉपर की प्लेट, और इसको चारकोल और नमक से अच्छी तरह भर दिया जाता है ताकि प्रॉपर कंडक्टिविटी ये कर सके। ये होता है अर्थिंग। फिर यहां से निकली हुई जो वायर होती है उसको हम अपने मेन सप्लाई से अटैच करते हैं, जो मतलब मेन सप्लाई मतलब हमारे घर के अंदर जहां पे भी आप अर्थिंग देख रहे हो बेसिकली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इस वायर से कनेक्टेड होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इसका काम क्या है, काम बहुत सिंपल है यार, कि अगर मान लो मेरे पास कोई भी अप्लायंस है उसके मेटल केस के साथ, मान लो ये है आपका, ये जो अर्थिंग है ये ऊपर वाले से अटैच्ड होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो मेटल केस होता है उस मेटल केस के साथ एक अर्थ वायर अटैच करके यहाँ पर ऊपर इसके साथ अटैच कर देते हैं। मान लो किसी वजह से अगर लाइव वायर मेरे इस मेटल केस से टच कर जाएगा, और हम अगर मेटल केस को टच कर लेंगे तो शॉक नहीं लग जाएगा। तो उससे बचने का क्या तरीका है कि अगर बाई चांस लाइव वायर मेटल केस के साथ टच हो गया तो वो सारा का सारा करंट इस अर्थिंग से होते हुए अर्थ के नीचे चला जाएगा और हमें शॉक नहीं लगेगा। तो ये इसकी सबसे प्यारी बात है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ए 3 पिन सॉकेट। तो ये आपका 3 पिन सॉकेट है। प्लीज याद रखिए इसको बनाते वक्त कि जब हम सॉकेट बनाते हैं तो राइट साइड में हमारा लाइव होता है, और अगर हम प्लग बनाते हैं तो राइट साइड में न्यूट्रल होता है। वहां गलती मत करना क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे आपने इसको बनाना है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कहता है स्टेट द पर्पस ऑफ फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग अ फ्यूज वायर। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पर्पस ऑफ फ्यूज तो यही है कि हमारे अप्लायंस को प्रोटेक्ट करना। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पीछे से आ रहा है और आपकी अप्लायंस की अपनी करंट लिमिट है, जैसे करंट उसमें से फ्लो करेगा तो अप्लायंस खराब हो जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइव में ही फ्यूज वायर लगा देते हैं। तो अगर करंट एक्सीड करता है तो फ्यूज पहले मेल्ट कर जाएगा, लाइव करंट पहुंच नहीं पाएगा, ना आपको शॉक लगेगा ना अप्लायंस में कोई प्रॉब्लम आएगी। मटेरियल में बता दिया था, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन है। बाकी देखो प्रॉपर यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, एक बार रीड करें, यू विल गेट टू नो दैट। फिर आता है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन द हाउस होल्ड वायरिंग, 3 पिन प्लग एंड द मेन जो स्विच है। देखिए 3 पिन जो प्लग है, देखिए ब्रीफली फंक्शन, हाँ देखिए 3 पिन प्लग के अंदर ना एक बात याद रखें कि उसमें 3 पिन्स होते हैं। सबसे टॉप वाला जो पिन है वो अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है जिससे आपको कोई फैटल शॉक ना लगे। एक जो होता है वो लाइव वायर के लिए यूज किया जाता है, यहां से करंट आ सके, और एक होता है न्यूट्रल वायर जिससे बचा हुआ जो करंट है वो वापस जो है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तरफ जा सके। तो ये 3 इसके काम है। स्विच का काम है ऑन ऑफ करना, ठीक है, जब हम चाहे तब करंट ऑन हो जाए, जब हम चाहे ऑफ करें, बट इसको भी लाइव में ही कनेक्ट किया जाता है। बाकी देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, जस्ट एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतनी मुश्किल रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट है कि हाउ डज अर्थिंग प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। इसका आंसर भी मैं आपको दे चुका हूं, क्योंकि हम जब कभी भी कोई मेटल सरफेस के साथ हम एक अर्थ वायर को कनेक्ट करते हैं, वो अर्थ वायर मेरे घर की अर्थिंग से कनेक्ट किया जाता है सबसे पहले। अगर मान लो किसी वजह से लाइव वायर मेटल केस से टच करता है तो वो एक्सेस करंट जो है वो अर्थिंग से होकर ग्राउंड में चला जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैंने बताई हुई हैं, ये रखा है, आप पढ़ लीजिए, आपको आंसर मिल गया है। कहता है कि इन ए 3 पिन प्लग वाई इज द अर्थ पिन मेड लॉन्गर एंड थिकर देन द अदर 2 पिन्स। कभी आपने सोचा है कि जब आप कोई प्लग देखते हो तो प्लग में जो अर्थ पिन होती है वो हमेशा ज़्यादा थिकर होती है और लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू अदर 2। अगर आपने नहीं सोचा तो आज मैं आपको इसका आंसर देता हूं। देखिए ये
पिन लॉन्गर इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइव और न्यूट्रल से पहले हमारा ये अर्थ पिन जो है वो सॉकेट में कनेक्ट हो जाए, या अर्थिंग पहले हो जाए मेरे अप्लायंस की बिफोर कनेक्टिंग टू द लाइव और द न्यूट्रल वायर। ये पहले होता है, क्योंकि अगर मान लो किसी वजह से कोई फॉल्ट होगा तो सारा जो करंट है वो अर्थ से होते हुए पूरा जमीन में चला जाएगा, हमें शॉक ना लगे। पहला बात तो ये थिकर इसलिए क्योंकि गलती से भी आप मेरे अर्थ पिन को किसी भी न्यूट्रल या लाइव के होल जो होते सॉकेट होल्स होते हैं उसमें ना इंसर्ट कर दें, इस चलते उसको थोड़ा सा थिकर बनाया जाता है। तो ये दो रीजन है एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने हाउस होल्ड सर्किट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है काफी उसकी हमने डिस्कशन कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बाकी क्वेश्चन आपके डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।